नमस्कार, मैं हूं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 23 जुलाई, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने लगाई छलांग। राज्य में बढ़ रही आई फ्लू मरीजों की संख्या। अयोध्या राम मंदिर निर्माण का तेजी से चल रहा काम, बढ़ाए गए 700 मजदूर। लगातार बारिश को लेकर यूपी के कई जगहों पर मौसम विभाग की चेतावनी। वाराणसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में रोपवे का होगा निर्माण। चलिए बढ़ते उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 100 पदों पर आरआईटीएस में निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन। आरआईटीएस यानी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस ने 100 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट RITES.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 7 अगस्त है। यदि उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को संबंधित विषय में ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। साथ ही उम्मीदवार के पास 2 से 5 साल का कार्य अनुभव भी होना जरूरी है। बता दें कि जिन 100 पदों पर भर्ती होने हैं उनमें सिविल इंजीनियर, पर्यावरण, सामाजिक निगरानी विशेषज्ञ, जूनियर डिजाइन इंजीनियर और ड्राफ्ट्समैन के पद शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने लगाई छलांग। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए आए दिन राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है। राज्य सरकार की ये मेहनत अब रंग भी लाने लगी। दरअसल कोरोना काल के गहरे चोट से गुजरने के बावजूद भी $1 ट्रिलियन का आकार देने की दिशा में प्रदेश की अर्थव्यवस्था सफल होती दिखाई दे रही है। बता दें कि राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2020-21 में 16,45,000 और 317 करोड़ रुपए था, जो कि 20% की बढ़ोतरी के साथ साल 2021 से 22 में 19,74,000 और 532 हो गया। वहीं अब अग्रिम अनुमानों के आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2022-23 में 21.91 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वहीं मई 2023 की सूचना के अनुसार नीति आयोग के डैशबोर्ड चैंपियन ऑफ चेंज पर समग्र रूप से देश के प्रथम 10 जिलों में 6 जिले उत्तर प्रदेश के भी शामिल है, जिनमें सबसे पहले बलरामपुर, फिर सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चंदौली, फतेहपुर और बहराइच शामिल है। उत्तर प्रदेश बर्थडे में आज हम बात करेंगे मंदाकिनी के बारे में। मंदाकिनी एक बॉलीवुड अभिनेत्री थी जिन्होंने राम तेरी गंगा, मैली हो गई फिल्म से अपनी प्रसिद्धि पाई। इनका जन्म 30 जुलाई वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। मंदाकिनी अपना संबंध एक एंग्लो इंडियन परिवार से रखती थी। इनके पिता जोसेफ एक ब्रिटिश और माता भारतीय मुस्लिम थी। बॉलीवुड में इनकी जीवन यात्रा काफी छोटी रही। इन्होंने अपने जीवन में जोरदार, तेजाब, लोहा, जीते हैं सांड से और प्यार करके देखो जैसी फिल्में तो बनाई, पर जो सफलता इन्हें राम तेरी गंगा, मैली हो गई से मिली, अन्य किसी फिल्मों में इतनी सफलता नहीं मिल पाई। क्रांतिकारियों की याद में यूपी के जेल में बनेगा शहीद स्मारक। आजादी से पहले 419 महान क्रांतिकारियों को उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में मौजूद कारावास में बंद रखा गया था। इन्होंने अपने साहस और हिम्मत के साथ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई थी। अब राज्य सरकार इन क्रांतिकारियों के याद में भव्य स्मारक बनवाएगी। बता दें कि यह प्रतिमा इन महान सपूतों के याद में जेल के बाहर बनवाए जाएंगे। साथ ही इनके वीर गाथा का उल्लेख भी किया जाएगा। इसकी पहल जेल के अधीक्षक डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव ने की है। डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव ने वर्ष 1925 से लेकर वर्ष 1947 तक जेल में बंद रहे क्रांतिकारियों का इतिहास स्टाफ की मदद से खंगाला। इनमें सबसे बड़ा नाम काकोरी कांड में शामिल सचिंद्र नाथ बख्शी का है। राज्य में बढ़ रही आई फ्लू मरीजों की संख्या। इन मानसून आंखों की बीमारी कंजक्टिवाइटिस वायरल काफी तेजी से फैल रहा है। देश के कई हिस्सों में इसके फैलने की खबर आ रही है। अब राज्य उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा। जिला अस्पताल में लगातार इसके मरीज आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी इसे लेकर काफी परेशान है और आए दिन दिशा निर्देश जारी कर लोगों को सावधान रहने की नसीहत दे रहा है। इस फ्लू के होने से आंखें लाल हो जाती हैं व पलकों में सूजन आने के साथ ही दर्द भी होता है। इसका प्रभाव लगभग 4 से 5 दिनों तक बना रहता है, फिर 5 से 7 दिनों के बाद खुद ही ठीक भी हो जाता है। हालांकि इससे सावधान रहने की जरूरत है। लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि आप अपना तौलिया, बिस्तर और तकिया ये सब अलग रखें। साथ ही कहीं से भी अंदर बाहर करने वक्त या गंदे हाथों से आंखों को ना छुए। यदि कोई व्यक्ति संक्रमण से संक्रमित हो चुका है तो डॉक्टर की सलाह से आई ड्रॉप या अन्य सुझाव जरूर लें। ITI के प्रथम चरण का प्रवेश परिणाम जारी। अंतिम तिथि से पहले पूरी कर ले प्रवेश प्रक्रिया। सत्र 2023-25 के ITI में प्रवेश के लिए पहले चरण का परिणाम घोषित हो चुका है। अरुण कुमार यादव, जो कि ITI करौंदी के प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने बताया है कि जिले के चयनित अभ्यर्थी वेबसाइट www.scvtup.in या www.upvesg.gov.in पर अपने परिणाम को देख सकते हैं। आगे उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के प्रवेश की अंतिम तिथि 3 अगस्त है। इस तिथि के खत्म होने से पहले ही अभ्यर्थियों को प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। अलीगढ़ के रचित टैटू आर्टिस्ट के रूप में पूरी दुनिया में देश का नाम कर रहे रोशन। भारत के टॉप 10 आर्टिस्ट में अलीगढ़ के टैटू आर्टिस्ट रचित जदौन भी अब शामिल हो चुके हैं।
इन्हें पूरे देश में एक टैटू आर्टिस्ट के रूप में 8वीं रैंक मिली है। बता दें कि मीडिया और सोशल मीडिया और प्रसारित खबरों के आधार पर यह रैंकिंग गूगल द्वारा की गई है। जहां एक तरफ क्रिकेट में अपना बल्ला जमाकर रिंकू सिंह अलीगढ़ और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, वहीं अब इस रेस में रचित भी अब शामिल हो चुके हैं। बता दें कि रचित जावेद अली, विराट कोहली, रिंकू सिंह और प्रियम गर्ग के टैटू भी बना चुके हैं। साथ ही साथ अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। दरअसल फास्टेस्ट रियलिस्टिक स्केच बनाकर दुनिया के सबसे तेज टैटू आर्टिस्ट बन गए हैं, जो कि राज्य और देश के लिए गर्व की बात है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण का तेजी से चल रहा काम, बढ़ाए गए 700 मजदूर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर काफी तेजी से काम चल रहा है। अब इसी कड़ी में मंदिर निर्माण में लगे मजदूरों की संख्या बढ़ा दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार राम मंदिर को आकार देने में 1600 कारीगर, मंदिर निर्माण में 900 मजदूर व अब और 700 मजदूर को लगाया गया है। इन 700 मजदूरों को प्राण प्रतिष्ठा से पहले परिसर में चल रहे अधिकांश योजनाओं के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लगाया गया है। बता दें कि जनवरी 2024 में रामलला का प्राण प्रतिष्ठान भव्य गर्भगृह में होने वाला है। वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पूरा यूपी अपनाएगा कासगंज मॉडल। सीएम योगी राज्य में हरियाली और वन क्षेत्र पर काम करने के लिए इन दिनों अधिक जोर दिया जा रहा है और इसी कड़ी में उन्होंने पूरे राज्य में कासगंज जिला का मॉडल अपनाने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि घटती हरियाली और वन क्षेत्र पर जिस तरह से कासगंज जिले में काम हुआ, यह किसी करिश्मा से कम नहीं था। दरअसल रोड चौड़ीकरण के दौरान इस जिले में हजारों घने और पुराने पेड़ काटे गए थे, जिसके बाद से जिस तरह से यहाँ का वन क्षेत्र घटा और नुकसान हुआ, लोग इसकी भरपाई के लिए उन्होंने हरियाली को बढ़ाने की दिशा में कड़ी मेहनत की, जिसका फल आज उन्हें एक अच्छे वन क्षेत्र और हरियाली के रूप में मिला। इसी चीज को देखते हुए राज्य सरकार ने गंगा किनारे वन विकसित करने के लिए कासगंज मॉडल अपनाने के निर्देश दिए हैं। अपने कार्य क्षेत्र में सही ढंग से काम नहीं करने वाले अफसरों के खिलाफ योगी सरकार लेगी एक्शन। लगभग 170 लोगों ने मुख्यमंत्री आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी से मुलाकात कर अपनी समस्याओं के निवारण के लिए अपील की। इस दौरान सीएम योगी ने सभी फरियादियों की बात सुनी और अधिकारियों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल राज्य के जिस भी क्षेत्र से लोग अपनी समस्या को लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे थे, उनकी समस्या सुनने के बाद सीएम ने डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को ऐसे जिलों की लिस्ट बनाने को निर्देश दिए हैं जहां से लगातार लोग अपनी समस्या लेकर पहुंच रहे हैं। यह लिस्ट तैयार होने के बाद थाना, ब्लॉक और तहसील स्तर पर जो अधिकारी उचित तरीके से समस्या का निवारण नहीं कर रहे, उन अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए लापरवाह अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही सीएम ने जनता को आश्वस्त किया, जल्द ही उनके समस्या का निवारण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे मुखा जलप्रपात के बारे में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बेलन नदी पर एक बेहद ही खूबसूरत झरना आपको देखने को मिलेगा। बता दें कि बेलन नदी पर स्थित इस झरने का पानी लगभग 100 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। यह भारत के सबसे पुराने झरने में से एक है। इसके चारों तरफ छाई हरियाली और प्राकृतिक नज़ारे आपको देखते बनेंगे। इसी झरने के नजदीक ही एक गुफा भी मौजूद है जहां आपको लखनिया केव पेंटिंग्स भी देखने को मिलेंगी। बता दें कि ये पेंटिंग्स पाषाण युग के दौरान ही बनाई गई थी। यहाँ घूमने का सबसे सही समय वर्षा ऋतु या उसके बाद का समय है। इस वक्त जलस्तर बढ़ने से झरना की खूबसूरती में मानो 4 चांद लग गया हो। तकनीकी क्षेत्र में निजी संस्थान अब नहीं ले पाएंगे मनमाने एडमिशन। प्रशासन ने राज्य में हो रहे तकनीकी क्षेत्र में निजी संस्थानों की मनमानी को देखते हुए स्पॉट काउंसलिंग पर लगाम लगा दिया है। ऐसा होने के बाद अब निजी संस्थान डी फार्मा, फैशन डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और कृषि डिप्लोमा में अब पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दे पाएंगे। वह अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए ही एडमिशन ले पाएंगे। इसे लेकर प्रशासन द्वारा निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि निजी संस्थान मनमाने प्रवेश करवाते रहते हैं ताकि अच्छी फीस वसूली की जा सके। हालांकि जारी किए इस निर्देश के बाद इन संस्थानों पर अंकुश जरूर लगेगा। मालवीय पुल के बगल में गंगा ब्रिज का डिजाइन हुआ प्रस्तावित। इंजीनियर द्वारा मालवीय पुल के बगल में बनने वाले नए गंगा ब्रिज की प्रस्तावित डिजाइन तैयार की जा चुकी है। डिजाइन प्रस्तावित होने के बाद इसकी जानकारी मिली कि पुल निर्माण में लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत आने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार इंजीनियर ने पुल को लेकर जो डिजाइन प्रस्तावित किए हैं उसमें कुछ आंशिक बदलाव किए जाएंगे। बदलाव होने के बाद जल्द ही पुल निर्माण की नींव भी रख दी जाएगी। बता दें कि अभी और भी कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो गंगा ब्रिज से रेल विकास संबंधी है। मालूम हो कि बीते 1 दशक से बड़े वाहनों की आवाजाही मालवीय पुल पर नहीं हुई है। यदि पुल का निर्माण हो जाता है तो लोगों को और आसानी होगी, व्यापार और विकास को भी गति मिलेगी। आज काम की बात में हम जानेंगे लोन चुकाने में हो रही परेशानी और आरबीआई के नियम। अक्सर लोग कई तरह के लोन तो ले लेते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से वे उस लोन को चुका नहीं पाने के कारण ना चाहते हुए भी डिफॉल्टर हो जाते हैं। अगर आपने भी किसी तरह का कार लोन या अन्य व्हीकल लोन, होम लोन या फिर किसी भी तरह का कोई पर्सनल लोन लिया है तो इसे चुकाने में परेशानी हो रही है तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल कई बार लोग इन लोन को नहीं चुका पाने के कारण डिफॉल्टर हो जाते हैं।
लेकिन यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो आरबीआई का एक ऐसा नियम है जो आपको इन परेशानी से बचने में मदद करेगा। दरअसल यदि आपने किसी भी तरह के 10 लाख तक का लोन लिया है और उससे आप चुका नहीं पा रहे तो आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार आप अपने इस लोन को रीस्ट्रक्चर करवा सकते हैं। ऐसे में आपको 5 लाख रुपए तभी देने होंगे जब आपकी बाकी के 5 लाख रुपए को आप लंबी अवधि में धीरे धीरे चुका सकते हैं। ऐसे में लोन लेने वालों पर ईएमआई का बोझ भी कम हो सकेगा। लगातार बारिश को लेकर यूपी के कई जगहों पर मौसम विभाग की चेतावनी। आइए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वहीं विभाग द्वारा चेतावनी देते हुए कहा गया है कि राज्य के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आकाशीय चमक तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की बहुत संभावना है। गोरखपुर में भव्य कल्याण मंडपम का होगा निर्माण। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पहला कल्याण मंडप खारोबाड़ के सूबा बाजार में बनाया जाएगा। बता दें कि कंस्ट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज को नगर विकास विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था बनाया गया है, जिसके लिए कुल 4.70 करोड़ रुपए संस्था को दिए गए हैं। मालूम हो कि यह कार्य सीएम योगी के निर्देश पर शुरू किया गया। इस भव्य कल्याण मंडपम का निर्माण लगभग 0.359 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना है। कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज को निर्माण के लिए टेंडर भी जारी किए जा चुके हैं। साथ ही मंडपम बनाने के लिए नगर निगम ने अन्य 5 स्थानों पर जगह चिन्हित किया। अक्सर गोरखपुर जैसे बड़े नगर में शादी विवाह के दौरान या अन्य किसी कार्यक्रम में जरूरतमंद सड़क बंद कर दिए जाते हैं, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस निर्माण से लोगों को पहले से राहत मिलेगी। यूपी का यह कॉलेज इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए बन रहा पहली पसंद। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने नैक मूल्यांकन में ए ग्रेड प्राप्त कर और छात्रों को शानदार प्लेसमेंट देकर देश के कई विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दरअसल यह खबर सामने आई है कि वैसे बच्चे भी कॉलेज में अपने पढ़ाई के लिए आवेदन कर रहे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग के प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस में अच्छे रैंक हासिल किए, क्योंकि पहले के मुकाबले कॉलेज में प्रवेश के लिए 30% तक आवेदन में वृद्धि देखी गई है। वहीं से लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे द्वारा कहा गया है कि छात्र दाखिला लेते समय संस्थान को प्लेसमेंट रेशियो देखते हैं। यहाँ के छात्रों को अच्छे पैकेज पर प्लेसमेंट मिल रहा है। कोशिश है कि छात्र को बेहतर प्लेसमेंट मिले। नैक मूल्यांकन में ए ग्रेड मिलने के कारण भी छात्र आकर्षित हुए हैं। अनियमित बारिश पर सीएम योगी ने प्रदेश के किसानों को दिया आश्वासन। प्रदेश में हो रहे कम और अनियमित बारिश को लेकर राज्य सरकार ने यूपी के किसानों को आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि बरसात कम हो या ज्यादा किसान चिंतित न हो, सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि हर हाल में नहरों के टेल तक पानी पहुंचाया जाए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया है कि सिंचाई एवं विद्युत विभाग अलर्ट मोड में रहे। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के सभी किसानों ने खेत में हर हाल में पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए नदियों को चैनलाइज करते हुए उनके पानी को नहरों में पहुंचाने की व्यवस्था करें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि पानी हर हाल में नहर के टेल तक पहुंचे। नहरों की सुरक्षा के लिए पुलिस पेट्रोलिंग करे। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाए कि बीच में कोई नहरों को काटने न पाए। मिर्जापुर के इस 14 मंजिला किले नुमा घर से आखिर क्यों खौफ खाते हैं लोग? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से एक अजीब सा मामला सामने आया है, जहां श्रुतिहार गांव के निवासी सियाराम पटेल का पुश्तैनी घर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इन्होंने अपने पुश्तैनी घर को 14 मंजिला मकान में तब्दील कर दिया। यह मकान बगैर मानकों के तैयार किया गया है, जिस वजह से आसपास में मौजूद घर के लोग हमेशा डरे रहते हैं। जब भी तेज आंधी तूफान आता है, लोग अपने घर को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। लोगों में हमेशा यह डर बना रहता है कि कहीं यह मकान इस आंधी तूफान में ताश के पत्तों की तरह ढह न जाए। वहीं सियाराम पटेल ने अपने घर को लेकर बताया कि गांव में उनकी प्रसिद्धि होने के कारण वे अपने घर को किलेनुमा बनवा रहे हैं। वे अपने घर को और भी लंबा बनवाने की तैयारी में थे, लेकिन लोगों की शिकायत को लेकर प्रशासन ने निर्माण को रुकवा दिया। यूपी में खेल साथी ऐप का हुआ शुभारंभ। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में यूपी के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव द्वारा खेल साथी ऐप का शुभारंभ किया गया है। इस दौरान गिरीश चंद्र यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों की सुविधा के लिए खेल साथी ऐप शुरू किया गया है। इस मोबाइल ऐप पर खिलाड़ी घर बैठे खेल गतिविधियों से संबंधित सभी जानकारियां एवं सुविधा का लाभ ले सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि ई स्पोर्ट्स के लिए किए गए अनुबंध से खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रदेश में ई स्पोर्ट्स का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने से खेलों को बढ़ावा मिलेगा। वाराणसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में रोपवे का होगा निर्माण। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में देश के पहले और दुनिया के तीसरे रोपवे का विस्तार उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया जाएगा। इसके लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण ने पूरा खाका भी तैयार कर लिया है। बता दें कि इस रोपवे का निर्माण 6 नए रूटों पर किए जाएंगे, जिनमें नमो घाट, रामनगर, पराब, सिटी, बीएचयू और सारनाथ का रूट शामिल है। रोपवे के निर्माण मात्र से शहर में आवागमन पहले से और भी सुगम हो
जाएगा। अक्सर शहर में जाम की समस्या का सामना लोगों को करना पड़ता, साथ ही प्रदूषण की चुनौती भी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इसके निर्माण से ये समस्याएं पहले से कम हो जाएंगी। यूपी के तारिक मंसूर बने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सीएम योगी ने दी बधाई। बीजेपी के राष्ट्रीय टीम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बड़ा फेरबदल किया है। दरअसल पार्टी ने उत्तर प्रदेश के एक पसमानदा मुसलमान को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया है। साथ ही इस बात की भी खबर मिली है कि राष्ट्रीय महासचिव के रूप में तेलंगाना इकाई के पूर्व अध्यक्ष बंडी संजय कुमार चुने गए हैं। पार्टी में इस फेरबदल के बाद जब पदाधिकारियों के नाम का ऐलान किया गया, उसे लेकर सीएम योगी ने अपने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा घोषित सभी केंद्रीय पदाधिकारियों को हृदय से बधाई। आप सभी को नए दायित्व और उज्जवल कार्यकाल के लिए अनंत शुभकामनाएं। नई टीम में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति तारिक मंसूर को उपाध्यक्ष बनाया गया। यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य है। आखिर क्यों सूर्य कुमार ने पहनी संजू सैमसन की जर्सी? संजू सैमसन की जर्सी पहनकर पहले वनडे में सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे थे। मिली जानकारी के अनुसार मैच से पहले सूर्य कुमार को जो जर्सी मिली थी, वह जर्सी की साइज छोटी पड़ने के कारण उन्हें नहीं आ सकी। इस वजह से उन्होंने नई जर्सी की मांग भी टीम प्रबंधन से की थी, लेकिन किट समय पर नहीं आ पाया। इस वजह से सूर्य कुमार यादव को संजू की जर्सी पहनकर उतरना पड़ा। यदि नियम की बात करें तो कोई भी खिलाड़ी जर्सी के पीछे लिखे नाम को टेप या अन्य किसी चीज से नहीं छुपा सकता, इसलिए सूर्य कुमार ने संजू की जर्सी पहनी। कई कारणों से भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। आज के दिन ही साल 2012 में दिल्ली के लोगों को लंबी बिजली कटौती ने प्रभावित किया था। भारत में लगभग 300 मिलियन से भी अधिक लोगों को भारत में बिना बिजली के रहना पड़ा था। आज के ही दिन यानी 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाते हैं। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस आज है। आज के दिन ही डॉक्टर एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी का भी जन्म हुआ था, जो कि एक राजनीतिज्ञ और पहली महिला डॉक्टर होने के साथ साथ एक समाज सेवी भी थी। आज के दिन ही साल 1973 में सोनू निगम का जन्म हुआ था, जो कि एक गायक होने के साथ साथ संगीत निर्माता और अभिनेता भी है। आपके एंड्रॉइड का यह फीचर आपके बुरे परिस्थिति में ऐसे बनेगा मददगार। कई बार हम ऐसे परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि हमारे आसपास कोई मौजूद भी नहीं होता और इतनी हिम्मत नहीं होती कि किसी को फोन कर सके। पर ऐसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के टेक ज्ञान में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस तरह के खतरनाक सिचुएशन से आप खुद को बचा सकते हैं। दरअसल जब कभी आपका छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए या किसी चोर या गुंडे से आप घिर जाए और आप अपने परिवार के किसी सदस्य को कॉल करके इसकी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, तो आपकी मदद के लिए आपके फोन में जो पावर बटन मौजूद रहता है, उसे ऐसी इमरजेंसी के टाइम में एक या उससे अधिक बार प्रेस करके इमरजेंसी SOS को एक्टिव कर सकते हैं। यह आपको इमरजेंसी के दौरान बिना फोन का लॉक खोले ही किसी भी कॉन्टैक्ट पर कॉल लगा देगा। लेकिन इसके लिए आपको अभी अपने फोन के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में अपने करीबियों के फोन नंबर को ऐड करना होगा, ताकि किसी भी बुरे परिस्थिति में यह फीचर आपके काम आ सके। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।